हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अरिहंत की जो जीके है उसमें प्राचीन भारत के बारे में हमने पढ़ा कि प्राचीन भारत के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है। तो पहला हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ लिया था साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, किस प्रकार से वेद ग्रंथ धार्मिक पुस्तकें थी वो हमें प्राचीन भारत के बारे में बताती है। जो सेकंड पॉइंट है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें हमारे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सभी बातें आती हैं जो कि विशेष पर्टिकुलर किसी युग के बारे में, किसी काल के बारे में, किसी राजा और उसके शासन के बारे में हमें अच्छे से बताती हैं। तो पढ़ लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। कहता है इसमें हमें क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और अभिलेख और शिलालेख क्या होते हैं, शिला का मतलब होता है चट्टाने। पहले के लोग क्या होते थे, देखो उनके पास ना ज़्यादातर बुक्स वगैरह नहीं लिखते थे, वो किसी पत्र या तो वो किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर लिखते थे, लेकिन वो पत्ते क्या होते थे, जैविक पदार्थ होने की वजह से वो अपशिष्ट हो जाते थे, वो नष्ट हो जाते थे। लेकिन जो शिलालेख होते थे ना, परमानेंट रहने वाले थे। अगर वो मान लो कि शिकार करते थे तो वो क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर कोई मूर्तियाँ बना देते, इस हिसाब से कोई अपनी कलाकारी बनाते थे कि हमें उस काल की जानकारी मिलती थी कि उस टाइम के लोग थे किस हिसाब से शिकार करते हैं। जो हमें सिक्के मिले हैं वो हमें एक विशेष युग के बारे में बताते हैं। स्मारक जैसे कि आगरा का ताजमहल हो गया, तो हमें बताते हैं कि शाहजहाँ के टाइम में जो नक्काशी सीमा थी वो बिल्कुल ही चरम सीमा के ऊपर थी। भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, तो ये सारी बातें किस में आती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिलेखों जिनको हम शिलालेख भी कहते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी हम इसको इंग्लिश में एक वर्ड में कहते हैं। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, जो कि हमारा अलग से चल भी रहा है संदीप सोनी चैनल में। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अब कुछ एक अभिलेख हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभिलेख अब बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स में। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको टिक करवा दूंगा। आगे है बोगस कोई का अभिलेख। इसके बारे में क्या कहा गया कि इसमें बताया गया कि आर्यों के आने का प्रथम साक्ष्य इसी अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख तो समझ में आ गया, शिलालेख या अभिलेख, जब किसी पत्थर के ऊपर कोई चित्रण किया गया था उसे कहते हैं अभिलेख। भोगस कोई का अभिलेख है जो पत्थर मिला था, उसमें ये बताया गया था कि आर्यों के आने का प्रथम साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है। महास्थान वह सहगोरा, ये भी दो अभिलेख हैं, ये भी दो अभिलेख हैं, महास्थान और सहगोरा। इसमें क्या बात बताई गई, सूखा पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। किसके टाइम की, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की। और शाहगोरा में बताया गया है कि ग्रामीण प्रशासन की हमें उस टाइम की जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी तक बोगस को ही है, ये ठीक लग रहा है मेरे को, इसको आप देख लेना। आगे फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातात्विक वैज्ञानिक था, ने सबसे पहले क्या करा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। अब एक बात देखो, सोचने वाली बात है, अभिलेख तो हमें कोई मिल गया लेकिन उसको समझना बड़ा कठिन होता है। अब ऐसे बात नहीं है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में पता नहीं था, पता था, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे भी इस अभिलेख के अंदर पर्टिकुलर क्या बात कही गई है। तो 1837 में जब भारत गुलाम था तो उस समय जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा बार एग्जाम्स में आता ही है। ठीक है, डिटेल स्टडी हम कर रहे हैं अरिहंत जीके की, बाय मनोहर जी द्वारा लिखी गई। आगे है प्रयागराज अभिलेख। प्रयाग अभिलेख है, इस पर इसमें क्या बात कही गई है, इसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके राज कवि हरिसेन ने की है। इस अभिलेख में प्रयाग अभिलेख में बताया कि समुद्रगुप्त जो राजा था, अभी सारे के सारे आएंगे A to Z, उसके बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे। लेकिन कहते हैं ना, सहज पकेसो मीठा होए, हम धीरे धीरे हम सभी राजाओं के बारे में, सभी कालों के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। इस पर क्या बताया गया कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके राजकवि हरिसेन ने
की थी। जूनागढ़ अभिलेख जो कि राजस्थान में, इसमें क्या बताया कि संस्कृत का पहला जो अभिलेख है सूरदर्शन झील का वर्णन किया गया है। इसे संस्कृत का लिखा हुआ पहला अभिलेख है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ पर भी वर्ड पहला आ जाए ना, सबसे बड़ा आ जाए, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा आ जाए, तो ये बातें तो आपको हमेशा याद ही रखनी पड़ेगी। तो संस्कृत का पहला अभिलेख है, सूरदर्शन झील का इसमें वर्णन किया गया है। हाथी गुम्फा, गुम्फा नोट गुफा, हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग यानी उड़ीसा में है। शासक खारवेल ने इसको बनाया था। महरौली का स्तंभ, महरौली में हमें पता भी लौह स्तंभ है, वो चंद्रगुप्त दो के शासन से संबंधित है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही इसको बनाया था। और उस लौह स्तंभ की खासियत क्या है कि आज तक भी उसको कभी भी जंग नहीं लगा। ठीक है फ्रेंड्स। एरन अभिलेख जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य इस अभिलेख में पता चलता है। सती प्रथा का फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि सती प्रथा में क्या होता है, जब एक औरत, जब उसका आदमी मर जाता, जब उसका पति मर जाता था तो उसी के साथ उसको क्या करना पड़ता था, मरना पड़ता था, वो भी जीवित। सबसे बड़ी बात देखो ना, उसके साथ इसको जीवित जलना पड़ता था। उसे कहता था पत्नी का, एक औरत का सती होना अपने पति के साथ। सती का मतलब जलना, जिंदा जलना अपने पति के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, जब उसका पति मर जाता था। तो समझ में आएगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स, नासिक अभिलेख। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहता सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण कहा गया है। किसमें, नासिक अभिलेख के अंदर, यानी गौतमी पुत्र के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में इसमें बताया गया है। इतना भी आप याद रखोगे तो भी चल जाएगा। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में जो हमने अभिलेख था उसके बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं कॉइन्स के बारे में, यानी सिक्कों के बारे में। सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं। सिक्कों का अध्ययन, पहली बात तो सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, वन वर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों पर चिन्ह मिले हैं पर कोई लेख नहीं मिला। ऐसे सिक्के जिन पर चिन्ह तो मिले हैं, कोई ना कोई साइन मिला है, ठीक है, तो कोई लेख नहीं लिखा हो, कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो ऐसे सिक्कों को हम क्या कहते हैं, पंच मार्क कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं। जिनके ऊपर क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन चिन्ह है, कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई मिले हैं। कोई भी किसी जानवर का भी हो सकता है या किसी राजा का भी हो सकता है। ठीक है। आहत सिक्के करशापन, ज़्यादा इनको, आहत सिक्कों का दूसरा नाम है करशापन। इनको क्या कहते हैं, आहत सिक्के ही आप याद रख लेना। चांदी के सिक्के थे ज़्यादातर, इनमें क्या थे, चांदी के सिक्के थे। शासकों की आकृति वाले जो सिक्के थे वो किसने बनाए थे, वो चलाए थे हिंद और यूनानी शासकों ने इनको बनाया था। और कनिष्क जो राजा था, ने क्या करा था, सिक्कों से पता चलता है, कनिष्क के टाइम पे जो हमें सिक्के मिले हैं ना, उनसे एक बात जाहिर होती है कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं भी हैं, हीनयान और महायान, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा था, शकों पर जीत, शक कौन थे, बाहर से आने वाली प्रजाति थी, शकों पर जीत के उपलक्ष्य में क्या करता, चांदी के सिक्के जलाए थे। हम केवल सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्कों के बारे में ही, सोने के हो या चांदी के हो या फिर किसी भी अन्य धातु के, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्वर्ण सिक्के थे, वो हिंद और यूनानी शासकों ने चलाए थे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट के दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, स्वर्ण की मुद्राएं किसने चलाई थी, वो कुषाणों ने चलाई थी। लेकिन कहता है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, वो गुप्तों ने चलाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक शुद्ध जो सोने की मुद्राएं थी वो कुषाणों ने चलाई थी, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, गुप्तों ने चलाई थी। अरिकामेडू में रोमन सिक्के हैं, वो हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है, अरिकामेडू, जो कि साउथ में एक जगह का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स, तो स्मारक और भवन, इसके में हमें क्या क्या मिलती हैं बातें। कहता स्तूप की जो पहली चर्चा है वो ऋग्वेद में मिलती है। स्तूप क्या होते हैं, अब स्तूप जैसे मंदिरों में क्या होता है, ऊपर का जो गुंबद होता है ना, बंद आकार का होता है। जैसे किसी भी आप शिव जी मंदिर में चले जाओ, ऊपर का जो गुंबद है वो बंद होता है, उसको हम कहते हैं स्तूप। तो स्तूप की जो पहली चर्चा है, स्तूप की जो पहली चर्चा ऋग्वेद जो कि सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसमें बताई गई है। मंदिर निर्माण की जो तीन शैलियां हैं कि मंदिर किस किस शैलियों में बनाए गए हैं, वो है नागर, वैसर और द्रविड़ शैलियों में बनाए गए हैं। अशोक ने
बराबर की पहाड़ियों, ये बराबर की पहाड़ियाँ आपको याद रखना, कई जगह बारंबर भी लिख देते हैं, या बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी गुफा है? सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी गुफाओं के नाम है जो कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में किया है। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। मूर्तियाँ या चित्रकला, जो हमारा पुरातात्विक शास्त्र का जो लास्ट हिस्सा है, पार्ट है, वो हम कर लेते हैं कि मूर्ति और चित्रकला से हमें क्या क्या मिलती है। कि बुद्ध की जो प्राचीनतम मूर्तियां हैं वो गंधार कला में लिखी गई हैं। गुप्त काल में जो मूर्तियां निर्माण में गंधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित है। गुप्त काल में जो 2 ही तरह की कला प्रचलित हुई है मूर्तियों के निर्माण में, गंधार कला और मथुरा निर्माण कला। बाघ की गुफाओं के चित्र हैं वो भी कहाँ के बनाए, कब कौन से टाइम के हैं, वो भी गुप्त काल के बनाए हुए हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का जो हमने पढ़ा है कि प्राचीन भारत के जो वो है जानकारी है हमें पुरातात्विक विभाग से किस प्रकार से मिलती है। तो आगे हम पढ़ेंगे विदेशियों के वृत्तांत ने, विदेशियों ने किस प्रकार से कोई बात लिखी कही, उनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए